बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब, आम का सीज़न यानी मैंगो का सीज़न अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और जो थोड़े बहुत मैंगो मिल रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये है कि अब जब फल आ जाए घर में तो फिर उसे क्या कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। और कैसे इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा-सा अक़ल के साथ इस्तेमाल कीजिए। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस अक़ल के साथ इस्तेमाल किया, और साथ-साथ ये मैं बना रही हूँ शामी कबाब। तो मैंने अक़ल के साथ ये इस तरह से इस्तेमाल किया कि मैंने आम को क्यूब्स में कट कर लिया और उससे जो है वो मैंने फ्रीज़ कर दिया। थोड़ा-सा मैंने पहले फ्रीज़ किया हुआ था और उसे मैंने ज़िप लॉक कर लिया था, और अभी जो मैंने थोड़ा काटा है इनको भी मैं क्यूब्स बना के पहले जो है वो फ्रीज़ कर लूँगी और फिर उसको मैं ज़िप लॉक में रख लूँगी। इस तरह से कुछ दिन जो है आप फ्रूट चाट में और जूसेस में या शेक में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं नीचे रखूँगी तो आम हो जाएँगे ख़राब। अच्छा जी, के बाद अब जो है मैं तैयारी कर रही हूँ शामी कबाब की। मैंने 1 प्याली चने की दाल भिगो के रख दी थी, और ये मेरे पास आधा किलो मटन है, और मैंने इसमें अभी डाला है सफ़ेद ज़ीरा और साथ में नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट क्यूब में कटा हुआ बना हुआ रखा है वो, और थोड़ा-सा पानी। और अभी मैं इसमें चने की दाल नहीं डालूँगी, बस मैंने ये सब चीज़ें डाल के और इसको थोड़ा-सा प्रेशर लगाऊँगी ताकि गोश्त गल जाए। और पूरा नहीं गलाना, आधा गोश्त अभी गलाऊँगी, बाकी जो है मैं चने की दाल डाल के फिर गलाऊँगी। क्योंकि मैं जो हूँ वो शामी कबाब बोटियों का बनाती हूँ, और इसको जो है मैं मशीन में चॉप नहीं करूँगी, यानी कि चॉपर में नहीं करूँगी, इसको मैं इसी तरह से घोंट के ही बनाऊँगी। तो जब मेरा गोश्त आधा गल गया तो मैंने इसमें जो है अब चने की दाल डाली, और ये पाउडर लाल मिर्च डाला, साथ में क्रश चिली जो होती है, जो साबित लाल मिर्च होती है उसे भून के क्रश करके रखा हुआ है वो डाला, और साथ में थोड़ा-सा मैंने ये धनिया पाउडर डाला है। और धनिया भी जो है वो थोड़ा मोटा कटा हुआ कुटा हुआ वैसा धनिया डाला है। साथ में ये मैंने 1 आलू को बीच में से कट किया है, दरमियाने साइज़ का आलू है, ये मैंने इसमें ऐड किया। अभी मैं इसमें गरम मसाला वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। अब ये इस स्टेज पे जो है ना, चने की दाल भी गल गई थी और गोश्त भी गल गया था। यहाँ पर जो है मैंने अब इसमें बाकी मसाले यानी कि गरम मसाला 1 चम्मच, आधा चम्मच काली मिर्च, ये 2-3 चीज़ें मैंने ऐड की हैं, और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च ये मैंने, और 1 प्याज ये मैंने चॉप कर लिया था, और इस तरह से बस मैं इसको ठंडा करती जाऊंगी, और इसी तरह से स्पैचुला से मैं इसको प्रेस करती जाऊंगी, तो ये पूरा गोश्त जो है वो अच्छे से कीमा हो जाएगा, और रेशे वाले शामी कबाब जो हैं वो आराम से बन जाएंगे। अच्छा, सारे मसाले मैंने इसमें धनिया यानी कि जो हरा मसाला था वो भी ऐड कर लिया, और एक सेम मेजरमेंट के लिए मैंने ये जो सर्विंग स्पून होता है इसका हिसाब रखा, और एक मतलब सेम क्वांटिटी में तमाम शामी कबाब मेरे इससे तैयार हो जाएंगे। अच्छा, हाथ मैं इसलिए नहीं लगाती, कम से कम कोशिश करती हूँ कि मेरा हाथ लगे, क्योंकि जो मसाला है उससे मुझे थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है, इसलिए मैं चमचे का या स्पैचुला का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। और हमें अभी बनाना था शामी कबाब के साथ बन कबाब, तो उसके लिए मैंने जो है वो फ्राइज़ भी बनाई थी। फ्राइज़ में लाल मिर्च डाला है, थोड़ा-सा इसमें मैं नमक ऐड किया है, और बेसन भी 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। अच्छा, और साथ में मैं थोड़ी-सी हल्दी ऐड करूँगी, पिंच हल्दी है बस इतनी सी। और अगर आपके पास फ्राइज़ मसाला है तो बहुत ही मज़े की बात है, फिर तो कुछ डालना ही नहीं पड़ता अलग से। बस जनाब, ये जो है अभी मेरा शामी कबाब फ्राई हो जाएगा और फ्राइज़ बन जाएँगी, और साथ में मैं बनाऊँगी इसके देसी बर्गर यानी शामी कबाब के बन कबाब। और मेरी बेटी जो है वो अपने मफ़िन्स बना रही थी या कपकेक्स बना रही थी, तो बस अभी तो उनकी तैयारी बाकी थी। तो जो कुछ हमारा तैयार हो गया था वो हम अभी खा रहे हैं, और दोपहर के लंच में ये मैंने इसके बनाया था जूस। इसमें जो है ना, मैंने आम डाला है, स्प्राइट डाला है और बर्फ़। आप कोई सा भी ड्रिंक यानी कि वाइट ड्रिंक यूज़ कर सकते हैं, और नहीं है तो सोडा वाटर भी डाल सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी क्वांटिटी में। और ये उनकी जो है वो शाम के टाइम पे तैयार हो गए थे, ये कपकेक्स
ये लोग सिर्फ़ चॉकलेट पसंद करती हैं और इतना मैंने चॉकलेट कप केक या चॉकलेट केक खा लिया कि मेरा दिल भर गया है। लेकिन बहरहाल अच्छा बना था माशाल्लाह। अच्छा जी, ये है मेरा शाम का टाइम और इस टाइम मुझे करने थे अपने शूज़ की सफाई और उनको ऑर्गेनाइज़, क्योंकि ये होता है ना कि आप जब कहीं से आते हैं ना तो उसके बाद पहले एक पैकिंग होती है, फिर एक अनपैकिंग होती है और फिर उसके बाद आप जब चीज़ों को अनपैक करके पहले तो अपनी जगह पे सिर्फ रख देते हैं, बाद में फिर उसको आराम से सेटल डाउन किया, उनकी दोबारा से रीअरेंज करते हैं। तो ये मेरे शूज़ में से जो है ना वो उनकी बटन्स कह लें या जो भी है, ये निकल गया था एक स्लीपर में से। तो इसको मैं इस वाली एल्फ़ी जिप्सम है मेरे ख़्याल में इसका नाम, बहुत ही अच्छा एल्फ़ी है लेकिन बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये अगर हाथ पे भी लगता है ना तो इसमें से एक बहुत गरम-गरम सा महसूस होता है, तो बहुत एहतियात के साथ फिर मैं इसको यूज़ करती हूँ। मगर ये बहुत अच्छा है, इवन दो कि ग्लास भी इससे बहुत अच्छा जुड़ जाता है और क्ले पॉट है तो वो भी बहुत आसानी के साथ बहुत जल्दी जुड़ जाता है। बस थोड़ा-सा ख़्याल ये रखना पड़ता है कि एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, बच्चों को बिल्कुल भी ना दें, ख़ुद अपने हाथ से ही यूज़ करें और बहुत बेस्ट है कि आप ग्लव्स पहन के यूज़ करें। अच्छा जी, ये है मेरी वो स्लीपर्स या सैंडल्स जो मैं तकरीबन रेगुलर पहनती हूँ, और आप अपने शूज़ को जितना अच्छा साफ़ करके रखेंगे और वेल ऑर्गेनाइज़ रखेंगे, उनकी केयर करेंगे, तो उनकी लाइफ़ बढ़ जाती है। और उसके लिए मैंने ये शू पॉलिश है, ये मैंने बाटा की शॉप से जब हमने जॉगर्स लिए थे तो उसके साथ हमें मिला था। लेकिन ये है कि जॉगर्स के अलावा भी आप लेदर के कोई भी शूज़ इसको साफ़ करना चाहें, बहुत ईज़िली ये साफ़ हो जाता है और शाइन आ जाती है। कोई अगर इस पे स्टेन आ जाए आपके जूतों पे तो वो बिल्कुल से क्लीन हो जाता है। अच्छा, मैं अपने शूज़ जो है ना उनको बहुत कम ऐसा होता है कि मैं उनको हटाती हूँ या ये है कि वो मेरे यूज़ में नहीं आते, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम पे मैं रेगुलर वो रबर वाली चप्पलें घर में इस्तेमाल नहीं करती। पानी का काम करना हो तो उसके लिए मैंने रखी हुई है, लेकिन रेगुलर यूज़ में मैं इसी तरह की स्लीपर्स घर में पहनती हूँ। मुझे वो रबर वाली चप्पल पहन के घूमना अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं अपने शूज़ की और स्लीपर्स की केयर इस तरह से करती हूँ कि इनको मैं बहुत नीट करके साफ़ करके रखती हूँ। ये वाला स्प्रे ले लें, और ये स्प्रे नहीं है तो आप पानी से खाली सिर्फ़ इनको पोंछ लें। ये फाइबर क्लॉथ है, इससे साफ़ करने से होता है कि अगर तौलिया जो होती है ना उसका रोंवा चिपकता है, लिन चिपकता है, लेकिन इसमें नहीं होता फाइबर क्लॉथ में। तो आराम से आप इसको हल्का-सा सर्फ़ के पानी से साफ़ कर लें, तो आपके शूज़ चमक जाते हैं। और शूज़ की सबसे अच्छा एक तरीका ये है कि वो आपके डी शेप ना हो, तो उनके लिए ना आप कोई भी पेपर, एक तो शूज़ के साथ भी पेपर मिलता है इस तरह का, बटर पेपर टाइप का होता है, वो रखें, या फिर घर में कोई पुरानी रद्दी में से कोई पेपर वगैरह इस तरह से निकाल के उसका गोला बना के अपने शूज़ के अंदर रखें, उससे शूज़ डी शेप नहीं होते। और वरना ये होता है कि बहुत सारे शूज़ हों तो एक के ऊपर एक रख दो तो फिर वो बैठ जाते हैं ऊपर से और उनकी शेप ख़राब हो जाती है। अच्छा, ये वाले शूज़ जो है ना इनकी बेस वेलवेट पे है, तो मैं इसको जो है सिर्फ़ सादे कपड़े से इनकी डस्ट साफ़ कर लूँगी। कुछ बेसिक कलर्स होते हैं जैसे वाइट, रेड, मरून, ब्लैक, ये आपके पास अगर एक-एक पेयर भी है ना तो आपका काम चल जाता है, यानी कि ये कलर ऐसे हैं कि हर सूट पे चल जाते हैं। बस शूज़ चाहे महँगे हों या सस्ते हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है कि आप उनको रखते किस तरह से हैं और उनकी केयर कैसे करते हैं। अच्छा, ये वाले जो शूज़ हैं ना, ये इस तरह से हैं कि आप इनके ये दोनों जो बकल है इसको बीच में कर लें, और ये डबल भी हो जाता है, यानी कि इसको आप ऊपर-नीचे करके भी पहन सकते हैं और सिर्फ़ पीछे से भी पहन सकते हैं। तो ये भी इससे फ़ोमिक स्प्रे से आराम से साफ़ हो जाता है। अच्छा, ये थोड़ा फैंसी में आ जाता है जो कि पार्टी वियरिंग ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये घर में पहनती मैं भी नहीं हूँ, और इनको पार्टी वियरिंग ड्रेसेस के साथ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाई हील नहीं लेती, तो मुझे इस तरह की हल्की हील में ही शूज़ जो हैं वो अच्छे लगते हैं, और आप इनको भी इस तरह से स्प्रे से साफ़ कर सकते हैं। बस शूज़ के अंदर जो है ना आप कोई भी पेपर है या कार्डबोर्ड का गोला बना के किसी का भी सिर्फ़ शूज़ के अंदर रखें, तो आपके शूज़ डी शेप नहीं होंगे और पुराने नहीं लगेंगे।
अच्छा, अगर आपके पास जो है वो डस्ट बैग नहीं है तो जो शूज़ का रैप शॉपर आता है जिसमें शूज़ आते हैं, आप रूटीन बनाएँ अपनी, ये एक आदत बनानी चाहिए। मैं अपनी बेटियों को भी, मेरी बेटियाँ तो ख़ैर बॉक्सेस में ही रखती हैं, वो डब्बे ही नहीं खाली करती। लेकिन उसमें ये होता है कि फिर जगह बहुत सारी चाहिए होती है और डब्बों को स्टैक करने के लिए। उसके मुकाबले में इस तरह से आप शॉपर में या डस्ट बैग में करके अपने जूते रखें तो कम जगह घेरते हैं और थोड़ी-सी जगह पे बहुत सारे शूज़ अरेंज हो जाते हैं। डस्ट बैग बहुत ईज़िली आपको शूज़ की शॉप से मिल जाता है। पहले तो डस्ट बैग में ही शूज़ मिल रहे थे, लेकिन आजकल तो वो बॉक्सेस में देते हैं और डस्ट बैग आपको चार्ज करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जब हम इतने महँगे शूज़ लेते हैं, तो साथ में डस्ट बैग ले लेना चाहिए और वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। आप अगर शूज़ ख़राब भी हो जाएँ तो आप डस्ट बैग सँभाल के रखें और नए शूज़ उसमें डाल लें। या फिर आजकल तो कपड़ों के बैग्स चल रहे हैं तो आप उनमें भी रख सकते हैं, शॉपर में करके रख सकते हैं। लेकिन शूज़ को जितने भी पुराने हो जाएँ, अगर आप उनको अच्छे से केयर करके रखेंगे ना तो वो आपको पुराने नहीं लगेंगे। तो मैं इस तरह से अपने शूज़ को अरेंज करके रखती हूँ। और ये वाली जो हैं वो कुछ फैंसी में आ जाती हैं, जो आपकी पार्टी वेयरिंग होती है या आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको थोड़े फैंसी ड्रेसेस पहनने होते हैं तो उनके साथ ये चल जाती हैं, जैसे शादी वगैरह में। और ब्लैक कलर अगेन ऐसा कलर है जो हर कपड़े के साथ चला जाता है। तो कुछ बेसिक कलर्स हैं मेरे पास जिनमें गोल्ड में है, थोड़ा सा डल गोल्ड में है, वो सिल्वर के साथ भी चला जाता है, ब्लैक में है, फ़ॉन में है। तो ये सारे ऐसे कलर्स हैं जो आपके हर ड्रेस के साथ ऑफ ऑन चल जाते हैं। बिल्कुल मैचिंग कलर आप ले लेना तो फिर उसके साथ मसला ये होता है कि सूट भी फिर वैसा ही लेना पड़ता है और फिर वो किसी एक सूट के साथ ही जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कलर्स होते हैं, बेसिक कलर्स, जो आपके रेड, ब्लू, ब्लैक हर ड्रेस के साथ चले जाते हैं। इनको भी मैं बहुत ही एहतियात के साथ रखती हूँ और ये मेरे शूज़ काफ़ी पुराने भी हैं, इनमें से कुछ। लेकिन ये है कि अगर आप बस हैंडल विथ केयर करें और कहते हैं ना कि आप चीज़ को इज़्ज़त दें तो वो भी आपको इज़्ज़त देगी। तो बस जब आप उनको पहनेंगे और अच्छे से रखा होगा तो जब आप पहनेंगे तब आपको बिल्कुल नया लगेगा। तो मैं इनको ज़रा ज़्यादा हिफ़ाज़त से रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ये अलग-अलग ही रहें ताकि इनके नग ना निकलें या इनके स्टोन अगर लगे होते हैं वो ना ख़राब हों, इनकी हील या इनकी शेप ना ख़राब हो। बहुत थोड़ी और सिंपल सी केयर के साथ आप अपने शूज़ को या अपने कपड़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गनाइज़ करके रख सकते हैं। तो मैं तो इसी तरह से रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह से आपको आइडिया मिल गया होगा कि आप अपने शूज़ किस तरह से अरेंज करके और पुराने नए सारे शूज़ को रख सकते हैं। और ये मेरी स्लीपर भी जुड़ गई है। तो बस जनाब यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगे उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।